हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। और इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंसेप्ट्स वगैरह जो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखे थे। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे जो कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी, ये सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे, अब उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो आप लोग अच्छे से पूरे फुल अलर्टनेस के साथ बैठ जाओ और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनो। दिमाग इधर उधर थोड़ा भी दौड़ाया तो सारा कंसेप्ट चला जाएगा। अकाउंट्स में ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। आप ये मत सोचो कि अकाउंट से तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही क्वेश्चंस आएगा, ना ना ना, पूरा थियरी आ सकता है। हो सकता है कि आपको 60% थियरी आ जाए, 70% थियरी आ जाए, प्रैक्टिकल सिर्फ 30% ही आए। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अकाउंट्स का पेपर है, प्रैक्टिकल होगा, 50 60 70% तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल करके चले जाते हैं और थियरी करके जाते नहीं हैं और फेल हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं सीए कोर्स बहुत टफ है। आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है, थियरी भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों को बराबर की इज्जत देनी चाहिए, तब जा करके आप पास हो पाएंगे। समझ में आया बच्चों? तो चलो एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। ये तो काफ़ी बड़ा है पैराग्राफ। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो आपको और आपके बिजनेस को अलग माना जाता है। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों को अलग माना जाता है। प्रॉफिट होती है तो वो बिजनेस की होती है, ओनर की नहीं मानी जाती। और मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है। तो वो बिजनेस में जो आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो आप सोचोगे कि मेरे मेरे पॉकेट से पैसा चला गया बिजनेस में। लेकिन बिजनेस में जब इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो बिजनेस और आपको अलग अलग मान के तब अकाउंटिंग की जाएगी। तो जब बिजनेस में रिकॉर्डिंग होगी ना, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग होगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैसा आपके पास से गया, आपके पॉकेट से गया, आपके बैंक से गया, कहीं से भी आपने पैसा बिजनेस में लगाया 1 लाख रुपया। लेकिन बिजनेस में वो पैसा आया, तो इसीलिए जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैश को हम लोग प्लस करेंगे, बिजनेस में पैसे को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, आपके बिजनेस के पास आया है, वो पैसा तो आपने दिया है। और जब आपको और बिजनेस को अलग अलग माना जाएगा, मतलब ये दो लोग हो गए। अगर आप किसी को पैसा दोगे तो उसको आपको लौटाना पड़ेगा पैसा कभी ना कभी। तो इसीलिए पैसा तो वो आया, तो जो पैसा उसके पास आया वो एज एन एसेट उसको रिकॉर्ड करेगी, कैश को एसेट साइड में दिखला देगी। साथ ही साथ वो 1 लाख रुपया लाइबिलिटी साइड में भी दिखलाएगी कि मुझे बिजनेस ओनर को ये पैसा लौटाना है। तो कैश बिजनेस के पास जब आएगा तो उसको एसेट में दिखाएगी कैश को, और लायबिलिटी को लिखेगी कैपिटल। कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिखाएगी कि ये जो कैपिटल है ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ये कैपिटल बिजनेसमैन को वापस बिजनेस को लौटाना है, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग माना जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिजनेस एंटरप्राइज इज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो बिजनेस बिजनेस जो होता है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग हो गए। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हो गए, ये दिमाग में बैठा लो। अकाउंटेंट शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। अकाउंटेंट जो है उसको बिजनेस को और बिजनेस ओनर को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन्स इन द पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए जो अकाउंटेंट है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटेंट जो है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेगा और ओनर के ट्रांजैक्शन को ओनर खुद अपने पर्सनल बुक में रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटेंट आपका पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो अकाउंटेंट बिजनेस का है।
आपका जो पर्सनल ट्रांजैक्शन, यानी कि आप अगर ओनर है बिजनेस के अपने, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने पर्सनल ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड करेंगे, अलग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंट अलग बुक में रिकॉर्ड करेगा। तभी तो ये दोनों अलग अलग हुए। नहीं तो एक ही बुक में अगर दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे तो अलग अलग कहाँ हुए, तो फिर तो एक ही हो गए। इसीलिए दोनों का ट्रांजैक्शंस अलग अलग होगा और अलग अलग रिकॉर्ड होगा। बिजनेस का ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटेंट। और बिजनेसमैन का ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? वो खुद, या कोई अलग से वो अकाउंटेंट रखेगा, वो वहाँ रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, इसी को एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताया हुआ है, देखो। एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख रुपीज विथ विच ही परचेज मशीन ऑफ 5 लाख एंड मेंटेन द बैलेंस इन हैंड। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 7 लाख रुपए के साथ। 5 लाख रुपया का उसने मशीन खरीद लिया, और बाकी का जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस हमारा बच गया 2 लाख रुपया। तो वो 2 लाख रुपया बिजनेस में वो इन हैंड है उसका, मतलब पैसा खर्च नहीं किया उसने, इन हैंड रखा है। तो द फाइनल पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द विल बी एस, ऑफ द विल, ये क्या लिख रहा है? ऑफ द यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे आप लोग अगर जगह है तो यहाँ पे लिख लो ऑफ द बिजनेस। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विल बी एज फॉलो। देखो, मैंने बताया था कि आपने 7 लाख रुपए के साथ, मैंने 1 लाख का एग्जांपल दिया था, यहाँ 7 लाख दिया, तो जो 7 लाख रुपया बिजनेस में लगा, वो 5 लाख रुपया मशीन में लगा, और इन हैंड यानी कि कैश में 2 लाख पड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों को मिलाओगे तो देखो यहाँ 7 लाख आ रहा है, तो वही दोनों मिला के बन जाता है कैपिटल। ये दोनों मिला के बन गया कैपिटल। ये भी हो गया 7 लाख, यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लाइन होगा। तो ये 5 लाख और 2 लाख मिल करके बन गए 7 लाख। तो बिजनेसमैन ने, मिस्टर एक्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया 7 लाख, 5 लाख लगाया मशीन में, 2 लाख लगाया कैश में, तो दोनों मिलाकर के हो गए 7 लाख। तो बिजनेस में कैसे रिकॉर्ड होगा? ये दोनों हो जाएंगे, बोलेंगे हम लोग इनको असेट, और इसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी। ठीक है, मशीनरी और कैश हो गए एसेट 5 लाख 2 लाख, और लायबिलिटी कैपिटल 7 लाख। मतलब 5 लाख और 2 लाख जो एसेट हैं, टोटल मिला के 7 लाख तो लगा है बिजनेस में। तो बिजनेस को, बिजनेसमैन को टोटल कितना लौटाना पड़ेगा? 5 लाख रुपए मशीन का और 2 लाख रुपए लौटाना पड़ेगा कैश का। तो टोटल 7 लाख रुपए लौटाना पड़ेगा, इसलिए 7 लाख हो गया कैपिटल। हमेशा ध्यान में रखो कि एसेट और लायबिलिटी जो होगा ना, ये हमेशा इक्वल होगा। एसेट और लायबिलिटी जो होंगे, अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आपका नहीं आया अमाउंट, तो इसका मतलब कुछ गलती हुई है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, एंटिटी कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने? अच्छा, नीचे कुछ और बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स दैट द एंटरप्राइज ओज 7 लाख टू मिस्टर एक्स। Now, if Mr. X spends 5,000 to meet his family expenses from the business fund, then it should not be taken as business expense and would be charged to his capital account. अच्छा, देखो बोल रहा है कि 7 लाख रुपया तो आपने बिजनेस को दे दिया, बिजनेस आपको 7 लाख लौटाएगी मिस्टर एक्स को। लेकिन मिस्टर एक्स ने क्या किया, उस जो कैश पड़ा हुआ था ना, 5 लाख तो मशीन में लगा दिया, 2 लाख कैश में लगा दिया। तो जो कैश पड़ा हुआ था उसमें से क्या किया मिस्टर एक्स ने, 5,000 रुपया अपने फैमिली एक्सपेंस के लिए निकाल लिया। तो बिजनेस को दिया तो था पूरा 7 लाख, लेकिन 5,000 रुपया अपने फैमिली के खर्चे के लिए निकाल लिया। तो अब बताओ कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है, पहले तो 7 लाख थी, अब कितनी हो गई लायबिलिटी? 5,000 तो बिजनेस से ले लिया मिस्टर एक्स ने, तो अब उसको टोटल 7 लाख थोड़ी देने पड़ेंगे, अब देने पड़ेंगे 6,95,000। तो 5,000 जो मिस्टर एक्स ने निकाल लिया अपने
फैमिली के खर्चे के लिए, वो तो बिजनेस का खर्चा नहीं मानोगे, बिजनेस का खर्चा तो बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन उसने फैमिली के लिए निकाला, तो फैमिली के लिए निकाला तो उसका पर्सनल खर्चा हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 5,000 लौटाना नहीं पड़ेगा अब बिजनेस को। टोटल 7 लाख माइनस 5,000, 6,95,000 अब बिजनेस से मिस्टर एक्स को मिलेगा। तो वो जो 5,000 माइनस होगा ना, उसका नाम हो गया ड्राइंग्स। पर्सनल जो भी खर्चा होगा बिजनेसमैन का, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, तो पर्सनल खर्चा किया बिजनेसमैन ने, मिस्टर एक्स ने, 7 लाख में से 5,000 उन्होंने निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, तो ब्रैकेट कर दिया गया, तो 7 लाख माइनस 5,000 हो गया 6,95,000। मशीनरी के 5 लाख अभी भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मशीन से तो पैसा निकल नहीं सकता, उससे तो मशीन खरीद लिया। जो 2 लाख रुपया था उससे 5,000 निकाल के वो घट गया 1,95,000, यानी कि 1,95,000 हो गया। ये कैसे हुआ, 2 लाख माइनस 5,000, तो 2 लाख माइनस 5,000 हुआ, तो ये बन गया 1,95,000। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। अगर नहीं समझ में आया हो तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके स्लो मोशन में देखना है तो स्लो मोशन में देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की ओर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। हम लोग अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं। मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ, हमने बिजनेस में हमने पैसा लगाया, तो वो भी पैसा 7 लाख रुपए हमने लगाया, तो 7 लाख मॉनेटरी टर्म में मेजर हुआ। किसी को सैलरी दिया तो उसका भी कुछ अमाउंट पे किया होगा, तो वो भी मॉनेटरी टर्म में मेजर हुआ। 10,000, 15,000, कुछ तो एक अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, तो वो जो अमाउंट हम लोग लिख रहे हैं इसको मॉनेटरी बोला जाता है, यानी मॉनेटरी मेजरमेंट बोला जाता है, या मनी मेजरमेंट आप बोल सकते हो। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं और उसी मेजरमेंट के हिसाब से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसी कंसेप्ट को मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बस, हाँ बस, और क्या है इसमें, और क्या है। ये इतना बड़ा आपको जो दिया हुआ है, बस इसी को समझाया हुआ है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आइए हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल वो भी ढंग का होगा तब तो। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, इट मे बी मेंशन्ड दैट व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑकर, यहाँ से पढ़ रहे हैं, इट मे बी मेंशन्ड दैट व्हेन ट्रांजैक्शंस ऑकर अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री वन मे सी मेनी करेंसीज। जब यहाँ देखो, अभी तक जो ट्रांजैक्शंस मैं बात कर रहा था वो हमारे ही कंट्री में विद इन इंडिया हो रही थी, लेकिन ये बोल रहे हैं इंडिया से बाहर जब ट्रांजैक्शन होगा, मतलब इंडिया के बाहर का अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा दूसरे कंपनीज के साथ या इंडिया के बाहर के कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शंस होगा, तो बहुत सारी करेंसी आ जाएंगी। इंडिया का रुपीज़ है, अमेरिका का डॉलर है, चाइना का, वहाँ का आई थिंक येन है, नहीं जापान का येन है, चाइना का क्या है, चाइना का मेरे को याद नहीं आ रहा, जापान का येन है, और कहीं पे आपका यूरो है, कहीं पे पाउंड है। इस तरह के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग करेंसीज़ हैं। तो जब अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सारी करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है, सपोज यहाँ से अ बिजनेसमैन सेल्स गुड्स वर्थ ₹50 लाख। इंडिया से किसी बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए का सामान बेचा एट होम, मतलब इंडिया में, एंड ही ऑल्सो सेल्स गुड्स वर्थ 1 लाख यूरो इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, बोल रहा है कि इंडिया में उसने 50 लाख रुपए का सामान बेचा और अमेरिका में उसने 1 लाख यूरो का सामान बेचा। यूरो एक अलग करेंसी है। तो इंडिया में 50 लाख का सामान बिक गया और अमेरिका में कितने का बिक गया बच्चे, 1 लाख यूरो का। तो टोटल सेल उसका कितना हो गया, टोटल सेल उसका हो गया 50 लाख प्लस 1 लाख यूरो।
50 लाख रुपया प्लस 1 लाख यूरो, इसका टोटल सेल हुआ। लेकिन आप इसको 50 लाख रुपीज़ और 1 लाख यूरो, ये दिमाग में बैठता नहीं है। तो या तो इस पूरे अमाउंट को हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें तो ये एक अमाउंट बन जाएगा, या टोटल को यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम लोग यूनिफॉर्म करेंगे तभी इसका अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। आप अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करोगे तो 50 लाख रुपया और 1 लाख यूरो ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको एक ही करेंसी में आना पड़ेगा, या रुपीज़ में या यूरो में। तो हम लोग इंडिया में अगर रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन आप इंडिया के हो, तो आपको सारे फॉरेन करेंसीज के ट्रांजेक्शन्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे यही बोल रहा है, दीज आर नॉट amenable to even arithmetic treatment, so transactions are to be recorded at uniform monetary unit। देखो यहाँ बोल रहा है सभी को एक ही करेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इन वन करेंसी। सपोज 1 यूरो 71 रुपये का है, यहाँ पे आपको बता दिया 1 यूरो का दाम है 71 रुपीज़। तो 1 लाख यूरो का सेल किया था उसने, बिजनेसमैन ने। तो अगर 1 यूरो 71 रुपीज़ का है तो 1 लाख यूरो 71 इंटू 1 लाख 50 होगा। तो 71 इंटू 1 लाख हो जाएगा ₹71 लैक्स। तो इसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हो गया 50 लाख प्लस 71 लाख, टोटल 121 लाख। ठीक है, अब इसका हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही करेंसी में आ गया। 1 लाख यूरो को 71 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो 71 लाख, और 50 लाख रुपीज़ तो था ही, तो 50 प्लस 71 121 लाख हो गया। तो इसी को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अकाउंटिंग करते समय, क्योंकि अब एक करेंसी में आ गया। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इम्पार्ट द एसेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसी तरीके से काम करता है, बोलने का मतलब है। मैंने मिटा दिया है, आप लोग को लिखना है अगर है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख के लिख लो। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आ गया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए। तो आप डिसाइड ये करो पहले कि आपको कंपनी का प्रॉफिट जानना है कब, मतलब 6 महीने में प्रॉफिट जानना है कि साल में जानना है कि 2 साल में जानना। अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे तो बिजनेस करते रहोगे तो क्या 100 साल के बाद जानोगे कितना प्रॉफिट हुआ? उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 100 साल तक आप जिंदा भी रहोगे या नहीं, कोई ठीक नहीं है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 6 महीने में मैं प्रॉफिट निकालूं कि साल में निकालूं। तो जब आप एक कोई पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लोगे कि अभी तो जनरली 1 साल में ही प्रॉफिट निकालता है सभी कोई, तो जो 1 साल का ये जो टाइम पीरियड है इसी को अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। तो जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 1 साल में या 6 महीने में मेरे को अकाउंटिंग का रिजल्ट निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके, तो इस पूरे पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं और इसी को पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर सारे ट्रांजैक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड होंगे। हर महीने जो आप सैलरी रिकॉर्ड करते हो उसका भी एक पीरियड आपको पता है कि हर महीने मेरे को सैलरी देना है, हर महीने हमको रिकॉर्ड करना है। ये भी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ जहाँ भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में, वहाँ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा। सैलरी देने में हो सकता है, बैंक का इंटरेस्ट पे करने में। मान लो आप हर 3 महीने पे बैंक को इंटरेस्ट पे करते हो तो वहाँ 3 महीने का पीरियड हुआ। सैलरी अगर 1 महीने में देते हो तो वहाँ 1 महीने का पीरियड हुआ। और प्रॉफिट अगर 1 साल में पूरा कैलकुलेट करते हो तो वो 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड हुआ। तो ये जो पीरियड निकालने का मतलब पीरियड के अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। तो 3 कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े अभी तक। पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा एंटिटी कंसेप्ट, जिसका मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। उसके बाद हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में ही मेजर होगा, और अगर कोई फॉरेन करेंसी है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बिना मॉनेटरी मेजरमेंट के कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। और तीसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, यानी कि
कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसके पहले पीरियड डिसाइड करेंगे कि हम लोग कितने दिन तक रिकॉर्ड करने वाले हैं या कितने दिनों के अंदर ये रिकॉर्ड होगा, सैलरी कब रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा। इस सब का जब पीरियड हम लोग डिसाइड करते हैं, 1 महीना, 6 महीना, साल, 1 साल, तो इस सब को पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिससे अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, अकाउंटिंग के पीरियड को डिफाइन करना ही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप अकाउंटिंग कब आप करोगे उसको जानना ही पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। इस क्लास में इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।